हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। आरएएस के पेपर नंबर 8 जो हुआ है उसका मैं सोल्यूशन करवा रही हूँ। अभी सेक्शनल पेपर चल रहे हैं, सेक्शनल 8 नंबर पेपर चल रहा है। 2 पेपर और सेक्शनल होंगे, उसके बाद आरएएस के जो है फुल लेंथ पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन पे भी कर सकते हो, प्लस आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीआईपीएम रिद्धि सिद्धि ऑफिस विजिट कर सकते हैं। चलिए इस पेपर का सोल्यूशन करवाते हैं, क्योंकि सेक्शनल है तो कुछ ना कुछ टॉपिक इसके अंदर दिया गया था और उसी पे बेस्ड आपको करना था। अच्छा, ये वोकैब के उसका आपका टेस्ट है, तो इसमें वोकैब के वेरियस पार्ट्स हैं और जैसा एग्जाम में आता है सेम उसी पैटर्न पे आपके वोकैब के पार्ट्स दे रखे हैं। तो पार्ट ए है, ये 40 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको जो है पार्ट ए में भी फर्दर जो है अलग अलग सेट्स हैं, जैसे सेट 1, सेट 2, देन सेट 3, सेट 4, ऐसे करके जो 10-10 क्वेश्चन वोकैब के आते हैं उनके 4 सेट बनाए हैं ताकि 40 मार्क्स का आपका 80 मार्क्स का पेपर पूरा हो सके। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड आपको दिया हुआ रहता है और उसका सिमिलर आपको जो है बताना पड़ता है मीनिंग। तो 2 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको लिखना होता है। बस ध्यान ये रखना कि ऐसे टिक लगा के आप लोग मत छोड़ देना, आप लोग तो पूरा जो है आंसर रीराइट करना, जो भी है सही उसको नीचे लिखेंगे। जैसे वर्ड आपको दे रखा है हैरेसी, ये शायद अभी 2023 वाले मीन्स के अंदर आया भी था, यही वर्ड आया था आई गेस। तो हैरेसी का मतलब होता है कि धर्म की या फिर ईश्वर की निंदा करना। अगर आप धर्म को, ईश्वर को या रिलीजियस चीजों को क्रिटिसाइज करते हो तो उसको हैरेसी बोला जाता है। हेरेटिक पर्सन भी वही होता है। ब्लास्फेमी बिल्कुल सही, इसका सही सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि ब्लास्फेमी का मतलब ही होता है ईश निंदा, यानी ईश्वर की या धर्म से रिलेटेड चीजों की निंदा करना। डिवोशन का मतलब तो डिवोट करना, सम्मान देना होता है। तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा, तो ये नहीं है आंसर। आंसर कौन सा वाला है? ये वाला है। आपको इस तरीके से पूरा लिखना है। अभी मैं भले टिक लगा दूं ताकि इजीली और जल्दी थोड़ा सोल्यूशन हो जाए, लेकिन आप लोगों को पूरा ऐसे लिखना है। अगला वर्ड आपको दे रखा है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट हो, पापी हो। तो इनोसेंट तो होगा नहीं, विकेड। विकेड पर्सन होता है जो वैम्प वगैरह के लिए यूज किया जाता है, पापी या दुष्ट व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन द सेम वे आप लोग वहां पे लिखेंगे जो स्पेस दे रखी है उसके अंदर। अगला वर्ड है आप लोगों के लिए चूज द ऑपोजिट इन मीनिंग। सेम 2 आपके सिनोनिम आते हैं, 2 एंटोनिम आते हैं। तो ऑपोजिट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार व्यक्ति। अब मुझे उदार नहीं चाहिए तो मुझे काइंड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? क्रूअल चाहिए, क्रूर व्यक्ति चाहिए। अगला है ल्यूसिड। ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन होती है, क्लियर एक्सप्लेनेशन, क्लियर एक्सप्लिसिट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां क्लियर नहीं होगा क्योंकि एंटोनिम चाहिए, कंफ्यूजिंग सही है। ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन मतलब क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो आपको तो पूरा ही लिखना है, जैसे क्रूल हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया। तो मैं ऐसे टिक लगा रही हूं, लेकिन आप पूरा इसको जो है लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, चूज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फ्रॉम द मीनिंगफुल सेंटेंस। और आपको बताना है कि इनमें से चूज करके सही कौन सा है। तो 2 क्वेश्चन है करेक्ट फ्रेज वाले। तो 2 आपके सिनो आते हैं वोकैब में, 2 एंटो आते हैं, और एक क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से, एक क्वेश्चन ईडियम से आता है, फिर 2 कंफ्यूजिबल वर्ड से और 2 वन वर्ड से। इस तरह से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो टॉपिक था सेक्शनल में वो वोकैब ही था, तो उसी पे बेस्ड है। व्हेन शी सॉ द ब्रोकन वास, जब उसने टूटे हुए वास को देखा, शी न्यू इट, वो जानती थी क्या? शी न्यू इट वाज टाइम टू, ये टाइम था, वो उसको पता चल गया था कि ये टाइम है किस चीज का? फेस द म्यूजिक या क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखो फेस द म्यूजिक होगा, क्यों? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है रेप्रीमेंड के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना। फेस द म्यूजिक का मतलब यहाँ म्यूजिक फेस करना नहीं है, काफी पॉपुलर ईडियम है। फेस द म्यूजिक का मतलब है डांट का, फटकार का सामना करना। तो आंसर क्या होगा? फेस द म्यूजिक। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब तो होता है कि जब दूध गिर ही गया है तो उस पे क्या रोना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका मतलब होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो ये तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? फेस द म्यूजिक। क्यों? क्योंकि जब उसने टूटा हुआ वाज देखा तो शी वाज श्योर, उसको पता चल गया था कि अब समय आ गया है, मुझे डांट का सामना करना पड़ेगा। He was tired, so he decided to put off या go over the meeting. वो tired था तो मीटिंग को put off ही करेगा। put off का मतलब होता है postpone करना, तो tired आदमी तो postpone ही करेगा। go over का मतलब तो होता है पूरी तरह से उसको चेक करना, कंसीडर करना, समझना। तो ये नहीं है, जब tired था तो postpone करेगा।
अगला है, इसमें आपको बताना है ही वॉज द ओनली वन टू एक्सेप्ट या एक्सेप्ट द चैलेंज। तो चैलेंज को तो एक्सेप्ट यानी स्वीकारा जाएगा, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, प्रेपोजिशन है तो छोड़ना नहीं है, आपको जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। नेक्स्ट है द स्टेशनरी शॉप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो ई वाला पेन पेंसिल से याद रखना, स्टेशनरी शॉप होगी तो पेन पेंसिल से याद रखना, ये वाली ई वाली जो होती है वो स्टेशनरी शॉप होती है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्टेशनरी, सैटेलाइट्स वगैरह पड़े होंगे ना स्थिर, तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक सेट भी अभी नहीं खत्म हुआ है, चलो करते हैं धीरे धीरे। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। तो देखो डिक्शनरी या वर्ड से रिलेटेड वर्ड होता है एक लेक्सिको। तो जो आपका लेक्सिकोग्राफर होता है वो बेसिकली क्या करता है, लेक्सिकन वर्ड होता है ना, वर्ड्स से रिलेटेड है, तो लेक्सिकोग्राफर क्या करता है, डिक्शनरीज को कंपाइल करता है। वर्ड्स का मतलब ही होता है लेक्सिको, ये ध्यान रखेंगे। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, आरएस में पूछा हुआ है, एक्सटेम्पोर स्पीच होती है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना प्रिपरेशन के आपने कोई स्पीच जो है तैयार कर रखी है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक्सटेम्पोर हो जाएगा। अगला सेट स्टार्ट हो गया है, यानी ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपके वोकैब के आते हैं, और ऐसे 10-10 करके 4 सेट आपको दिए थे ताकि 80 मार्क्स हो सके। वापस से आपको सिमिलर इन मीनिंग वाले 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो एक्रीमनी का मतलब तो होता है कड़वापन, कटु वाक्य, उसके लिए एक्रीमनी आता है, तो स्वीटनेस नहीं बिटरनेस सही है। कैकोफोनी, काकी मैं हमेशा बोलती हूँ काकी बुरी है, काकी कैसी है, बुरी है, तो कैको वर्ड इज रिलेटेड टू समथिंग अनप्लेजेंट, कोई चीज जो अनप्लेजेंट है उसके लिए। तो मेलोडियस तो मधुर ध्वनि के लिए आता है, तो हार्श नॉइज के लिए कैकोफोनी बिल्कुल सही है, कैकोफोनस। ऐसे ही यूफोनी भी होता है, यूफोनी का मतलब होता है अच्छी ध्वनि। यू जो वर्ड होता है ईयू, ये अच्छे के लिए होता है, और फोन वर्ड साउंड के लिए होता है। तो कैकोफोनी में बुरा साउंड है क्योंकि काकी बुरी है साउंड के लिए, और यूफोनी के अंदर साउंड अच्छा है, मेलोडियस सॉन्ग है उसके लिए, ये ध्यान रखेंगे। अगला है आपका ऑपोजिट, आपको बताना था, फ्रूगल यानी होता है कंजूस व्यक्ति, तो थ्रिफ्टी भी कंजूस ही होता है, तो एक्स्ट्रावेगेंट सही है, जो ज्यादा खर्च करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑब्स्कर। ऑब्स्कर का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट तो क्लियर नहीं, अनक्लियर हो जाएगा। एक ऑप्सीन भी होता है, ऑप्सीन का मतलब अश्लील होता है, ऑब्स्कर का मतलब अस्पष्ट होता है, दोनों ही वर्ड ध्यान रखना, काफी कॉमन है। चलिए अगला है आपका, द मैनेजर वॉज फायर्ड बिकॉज ही वॉज कॉट रेड हैंडेड या इन द रेड। मैनेजर को फायर किया क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ा गया, रेड हैंडेड बोला जाता है करप्शन के अंदर, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों। इन द रेड का मतलब तो होता है टू बी इन डिक्लाइन, टू बी इन डिक्लाइन, आप डिक्लाइन के अंदर हो, यानी घाटे के अंदर आप हो, सॉरी, घाटे में होने की अवस्था को बोला जाता है इन द रेड। आप शेयर मार्केट में देखते हो तो रेड लाइन दिखती है, इसका मतलब घाटे में हो, ग्रीन लाइन दिखती है, इसका मतलब प्रॉफिट में हो। शी केम अक्रॉस या टुक आफ्टर एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान वो एक अच्छे आर्टिकल के सामने आई, या फिर उसका टेक आफ्टर, देखो दोनों का मतलब, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट एक्सीडेंटली, या अचानक से सामने आना, अचानक से सामने आना, तो अचानक से सामने आना बिल्कुल सही है, कम अक्रॉस एकदम सही है। टुक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब तो होता है रिजेंबल, लुक आफ्टर देखभाल करना, और टेक आफ्टर रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है सदृश, समान दिखना, जैसे आई टेक आफ्टर माई फादर, इसका मतलब मैं अपने पापा जैसी दिखती हूँ, ठीक है। और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो दोनों तीनों फ्रेजल वर्ब ध्यान रखना। देखभाल करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज रीराइट द सेंटेंस, आपको सही फ्रेज बतानी है। हर वॉइस डिड नॉट हैव एनी, तो ये वर्ब तो आई गई है, एनी के बाद में हमें नाउन चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर को नाउन चाहिए, तो नाउन तो यहाँ पे इफेक्ट ही है, अफेक्ट तो वर्ब होती है प्रभाव डालना, तो नाउन की प्लेस थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच से करना था। हर वॉइस डिडंट हैव एनी इफेक्ट, उसकी वॉइस ने कोई भी प्रभाव नहीं रखा, कहाँ पे, एंग्री वॉइस में, मतलब एंग्री वॉइस जो थी, एंग्री क्राउड थी, उस पे उसकी आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए नेक्स्ट कहां पे है, हाँ ये वाला, द प्रिंसिपल विल फॉर्मली या फॉर्मरली एड्रेस द स्टूडेंट एट 10 AM। तो प्रिंसिपल तो जो है औपचारिक रूप से करेगा, फॉर्मली करेगा, फॉर्मरली तो फॉर्मर मतलब पहले वाला, इससे तो वो नहीं है। वन हु बिलीव्स इन फेल्ड फेट इज कॉल्ड फैटलिस्ट, फैटलिस्ट वो होता है जो फेट में विश्वास रखता है। अगला है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, चीजों के ब्राइट साइड को देखे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। चलो
एक वर्ड होता है पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का ही एंटोनिम होता है। पैसिमिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो चीजों के जो है डार्कर साइड को देखे, यानी आशावादी और निराशावादी। आशावादी ऑप्टिमिस्ट होता है और निराशावादी पैसिमिस्ट होता है। अगला वर्ड वापस से थर्ड सेट है, 10-10 के सेट आ रहे हैं, तो अगला जो सेट है उसमें आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ। एफीमरल, एफीमरल का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक, फ्लीटिंग भी होता है इसके लिए एक वर्ड, फ्लीटिंग, क्षणिक, तो शॉर्ट लिव्ड एकदम सही है। एवरलास्टिंग का मतलब तो होता है परपैचुअल, परपैचुअल या इटर्नल, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, लॉन्ग लास्टिंग, शाश्वत। जबकि एफिमरल क्षणिक होता है, फ्लीटिंग या शॉर्ट लिव्ड होगा। अगला यूफोरिया, यू का मतलब अच्छा होता है, यूफोरिया का मतलब होता है उत्साह, एंथुजियाज्म। तो सिनोनिम चाहिए तो इंटेंस हैप्पीनेस एकदम सही है, दुख नहीं चाहिए। अगला देखो, ऑपोजिट बताना है। नेव, नेव का मतलब होता है इनोसेंट, तो अपने को ऑपोजिट चाहिए तो श्रूड, श्रूड का मतलब होता है चालाक, तेज, क्लेवर। इनोसेंट तो सीधा साधा, भोला भाला, इंजेनुअस होता है, इंजेनुअस, भोला भाला, इनोसेंट, नेव। एक नॉविस भी होता है, नॉविस का मतलब होता है नौसिखिया, न्यू कमर, नौसिखिया, नया नया सीखा हो, ठीक है। रिजिड, रिजिड मतलब तो आप जानते ही हैं, हार्श, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा इसका एंटोनिम, ऑपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। आपको पूरा लिखना है भाई इसको। अगला है, आपको बताना है एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा इस्तेमाल करना है। डोंट ट्रस्ट हिज वर्ड्स, उसके शब्दों को ट्रस्ट मत करो। ही ऑलवेज स्पीक्स विद अ सिल्वर स्पून या फोक्ड टंग, वो उसके शब्दों पे विश्वास मत करो, वो हमेशा सिल्वर स्पून, तो बॉन्ड विद सिल्वर स्पून एक ईडियम होती है। बॉन्ड विद सिल्वर स्पून का मतलब होता है चांदी की चम्मच के साथ में पैदा होना, तो इसका मतलब तो आप जानते ही हो, एक ऐसा व्यक्ति जो रिच फैमिली में जन्म लिया है, तो बोलते नहीं तो चांदी की चम्मच के साथ ही पैदा हुआ है, तो ये वो होता है। एक है फोक्ड टंग, फोक्ड मतलब जैसा फोक होता है, फोक यानी कांटे वाला चम्मच, देखा होगा आपने, इस तरीके का फोक वाला रहता है, कांटे वाला, तो जिसकी टंग फोक्ड हो मतलब इस तरीके की, वो दो मुंह की बात करता हो, तो उसके शब्दों पे विश्वास मत करो, क्योंकि दो मुंह की बात करता है, कुछ ना कुछ इसकी झोल है इसकी बातों में। द टीचर आस्क्ड, एक सेकेंड, अगला है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कॉल ऑफ या गो थ्रू द ऐसे अगेन। तो कॉल ऑफ का मतलब तो होता है पोस्टपोन, मीटिंग वगैरह को कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल कर देना, और गो थ्रू मतलब पूरा उसको वापस कंसीडर करना, रीड करना, तो ऐसे को तो वापस गो थ्रू ही किया जाएगा, कैंसिल नहीं किया जाएगा। चलिए इधर निपट गया है, इधर आ जाओ। 40 क्वेश्चन है वोकैब के, देख लेते हैं। अगला है आपका, द टीचर आस्क्ड देम टू रिमेन, बने रहने के लिए, टीचर ने उनको कहा बने रहने के लिए, कैसा बने रहने के लिए, शांत। तो एक है क्वाइट, एक है क्वाइट। तो देखो, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और क्वाइट का मतलब होता है जरा, ठीक है। क्या क्वाइट का मतलब क्या होता है, जरा, यानी वेरी के प्रभाव को थोड़ा सा डाउन करता है क्वाइट, जैसे शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल, जरा ब्यूटीफुल है, वेरी नहीं है लेकिन उससे हल्का सा माइल्ड होता है, और सो वेरी के प्रभाव को इनहेंस करता है। तो वो टीचर ने उनको चुप रहने के लिए बोला टेस्ट के दौरान, तो क्वाइट होगा। एक क्विट भी होता है, क्विट का मतलब होता है त्यागना। एक क्यूट भी होता है, आप जानते ही हो। चलिए अगला है, ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू हिज केयरलेस एडवाइस या एडवाइस। तो ड्यू टू हिज केयरलेस नाउन चाहिए तो एडवाइस होगा, क्योंकि एसी वाला जो होता है वो वर्ब होता है, तो वर्ब की जगह होता तब एसी वाला लगाते, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। चलिए वन वर्ड के दो क्वेश्चन है। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके, दैट वुड बी कॉल्ड इलेजिबल। लेजिबल मतलब होता है सुपाठ्य, जिसको पढ़ा जा सके, और इलेजिबल जिसको पढ़ा नहीं जा सके। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, पॉलीग्लॉट कहलाता है बहुभाषी, ठीक है। चलिए, और भाषाविद होता है लिंग्विस्ट, जो बहुत भाषाओं का ज्ञान रखता है, लेकिन जो बोलने पे आए ना, स्पीक्स पे, तो पॉलीग्लॉट लिखना, और जानता पे आए तो लिंग्विस्ट लिख सकते हो आप। चलिए अगला है लास्ट, एक और सेट है, यानी 10-10 के जो सेट 4 बनाए गए हैं। टेनेशियस, टेनेशियस का मतलब होता है लगातार, विपरीत परिस्थितियों के पास बावजूद भी जमे रहना उसमें, तो परसिस्टेंट बिल्कुल सही है। वीक विल्ड का मतलब तो जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो, तो टेनेशियस होता है दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, जो परसिस्टेंट है, जो डिसाइड कर ले वही करेगा, और वीक विल्ड जिसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, इच्छा शक्ति स्ट्रांग नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, बिल्कुल सही है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो एक से ज्यादा अर्थ रखता हो, more than one interpretation, more than one interpretation is called
एम्बिगुअस, ठीक है। चलिए, और ऐसे ही लिखा हुआ आता है कि समथिंग दैट कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन मोर देन टू वेज, तो वहां पे लिख सकते हो एम्बिगुअस। अगला है ऑपोजिट बताना है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो आप जानते ही हो जो क्लियर है, तो अपेरेंट का मतलब भी जो सामने है, तो ओपेक बिल्कुल सही है, अस्पष्ट। वैसे भी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक आप लोग साइंस में भी पढ़ते हैं। कॉर्डियल रिलेशन होते हैं, मैत्रीपूर्ण, तो मैत्रीपूर्ण नहीं, फ्रेंडली नहीं चाहिए, हॉस्टाइल क्योंकि ऑपोजिट चाहिए, तो क्रूर या हार्श रिलेशनशिप्स। चलिए, अगला है आपका एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन वाला है, ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट ही सडनली लॉस्ट हिज कूल या बिट हिज टंग एंड स्टार्टेड शाउटिंग। चिल्ला रहा है, इसका मतलब अपना टेम्पर खो दिया है, तो लॉस्ट हिज कूल, शांति खो गई है, लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना टेम्पर खो दिया है क्योंकि ही स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाने लग गया है। बिट हिज टंग का मतलब तो होता है कुछ कहते कहते रुक जाना, अपनी टंग को बाइट कर लिया, मतलब एकदम रोक लिया है, अपने आप को कंट्रोल कर लिया है फ्रॉम सेइंग अदर वर्ड्स। चलो आगे है, द मैनेजर टर्न डाउन या कैरिड ऑन द प्रपोजल एट इट वॉज कंप्लीट। तो मैनेजर ने जो प्रपोजल है उसको टर्न डाउन किया है, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, प्रपोजल को रिजेक्ट करना। दूसरा है कैरिड ऑन, कैरी ऑन का मतलब तो होता है जारी रखना, जारी रखना। एक कैरी आउट भी होता है, एग्जीक्यूट करना, कैरी आउट का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट समथिंग। सेलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज, rewrite the following sentence, the road was blocked due to a serious accident या incident। तो रोड को ब्लॉक किया है तो एक्सीडेंट ही होगा, ये दुर्घटना होती है भाई, हर इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होता है, हर घटना दुर्घटना नहीं होती है। इंसिडेंट इवेंट के लिए यूज किया जाता है। अगला, अब ये हो गया क्या कंप्लीट? ओके फाइनली, नहीं नहीं कुछ कुछ इधर भी है। चलो देखो, द मिनिस्टर विल सम सून इलिसिट या इलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑपोजिशन। देखो इलिसिट का मतलब होता है ई मतलब आउट, किसी बात को बाहर निकलवाना, तो मिनिस्टर जल्दी ही रिस्पॉन्स जो है अपोजिशन से निकलवा लेगा, मतलब उनकी बात बाहर निकलवा लेगा। और इलिसिट का मतलब तो होता है अवैध, जैसे इलिसिट एक्टिविटीज होती हैं। आगे है, दो वन वर्ड हैं, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। किसी भी चीज की लिस्ट हो उसको कैटलॉग बोला जाता है। आप लोग शॉपिंग वगैरह पे जाते हो तो वहां भी देखते हो कैटलॉग होता है। कैटलॉग का मतलब होता है जिसमें लिस्ट दे रखी हो, ये कपड़े लेंगे, ये वाले लेंगे। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दो वर्ड होते हैं। बायोग्राफी जो कोई दूसरा लिखे और ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ही लिखनी हो, तो यहाँ तो रिटन बाय समवन एल्स है। सॉरी। तो ये इसी के साथ वोकैब के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। नाउ वी हैव ट्रांसलेशन, तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहला है, भारत संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है जिसे संसद भी नहीं बदल सकती बिना उचित प्रक्रिया के। तो इसी तरह के पॉलिटिकल थीम वाले ट्रांसलेशन आ रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुली आप लोग एक एक देखेंगे। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, तो एक एक करके लिखूं, कौन है भैया? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? है कॉन्स्टिट्यूशन इज सर्वोच्च कानून, तो इज सबसे बड़ा है, हाईएस्ट। कानून के लिए क्या लिखूं? लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद में, जिसे संसद भी नहीं बदल सकती, विच जिसे, या विच या दैट दोनों ही सही है, विच कैन नॉट बी अमेंडेड। अब एक बच्चा कह रहा है कैन नॉट अमेंड क्यों नहीं लिखा, कैन नॉट बी अमेंडेड क्यों लिखा है? क्योंकि पैसिव है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं बदलेगा, उसको बदला जाएगा, और पैसिव का मतलब होता है B+T3। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईएस्ट लॉ ऑफ इंडिया विच कैन नॉट बी अमेंडेड, जिसको बदला नहीं जा सकता, इवन बाय किसके द्वारा? संसद द्वारा भी, इवन बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता, बिना उचित प्रक्रिया के, विदाउट उचित प्रक्रिया को ड्यू प्रोसेस भी लिखा जाता है, टेक्निकल वर्ड है, और उचित प्रक्रिया को प्रॉपर प्रोसेस, विदाउट प्रॉपर प्रोसेस, या विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसेस, इस तरीके से भी लिख सकते हो, फॉलोइंग भी लिख सकते हो, फॉलो करके, ठीक है क्या? तो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वर्ड ही लिखो, लेकिन जो भी लिखो करेक्ट लिखो। अगला है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है और सरकार उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करती है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। इन डेमोक्रेसी, किसमें? लोकतंत्र में, तो इन डेमोक्रेसी जनता ही सर्वोच्च होती है। पीपल, पब्लिक, या जो भी आपके दिमाग में आए, पीपल आर
सुप्रीम, प्लूरल आएगा, वो क्या है, सुप्रीम है। एंड सरकार उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से वर्क करती है। एंड गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट काम करती है, वर्क्स, प्रेजेंट सिंपल, द गवर्नमेंट वर्क्स किसके माध्यम से, प्रतिनिधियों के, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, किसके रिप्रेजेंटेटिव, जनता के, तो रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लोकतंत्र में पीपल आर सुप्रीम, पब्लिक सुप्रीम होती है। एंड द गवर्नमेंट वर्क्स या गवर्नमेंट फंक्शंस काम करती है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, किसके, लोगों के, इसलिए देयर लिखा है यहाँ पे, और ये प्लूरल होता है इसलिए आर लिखा है, ठीक है। अगला है, भारत में तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर संतुलन बनाए रखते हैं। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, भारत में इन इंडिया तीनों अंग इन इंडिया ऑल थ्री बॉडीज, कौन कौन सी भैया, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और विधायिका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड न्यायपालिका एंड जुडिशरी एक दूसरे पर संतुलन बनाए रखती है। तो मेंटेन करती है, प्लूरल आएगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी मोर देन वन है, तो मेंटेन करती है, क्या मेंटेन करती है, प्रेजेंट सिंपल, बैलेंस, स्ट्राइक बैलेंस भी लिख सकते हो, मेंटेन बैलेंस भी लिख सकते हो, हैव बैलेंस भी लिख सकते हो। मेंटेन बैलेंस एक दूसरे पे, ऑन वन अनदर लिख दो, ओवर वन अनदर लिख दो, अमंग देम लिख सकते हो, नहीं उस टाइम क्लिक करे कि आपस के अंदर ही जो है बैलेंस रखती है, तो जो उस वक्त क्लिक करे वही एक्चुअली बच्चा लिखेगा। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी प्रदान करते हैं। चलो, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पता कैसे चलता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब से पूछो, गारंटी प्रदान करते हैं, कौन करता है, मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स गारंटी लिखो या डायरेक्ट लिख दो, गारंटीज फंडामेंटल राइट्स है ना, तो गारंटी, क्या गारंटी करते हैं, स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वालिटी, और न्याय, जस्टिस, और किसको, एंड जस्टिस किसको, टू पब्लिक या टू पीपल, नागरिक है, सिटीजन्स लिख दो, सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट गारंटी करते हैं क्या, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस, किसको, सिटीजन्स को। चलिए अगला है, राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, किसकी ड्यूटी है, स्टेट की, क्या ड्यूटी है, दैट वह समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे, दैट इट इंश्योर्स, सुनिश्चित करना है, इट इंश्योर्स, वो इंश्योर करे, ठीक है, क्या इंश्योर करे, समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक, इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इंश्योर करे, क्या इंश्योर करे, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, किसके लिए, फॉर एवरी ग्रुप ऑफ सोसाइटी, फॉर एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, वर्ग है ना, तो एवरी क्लास या ग्रुप ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी के हर ग्रुप के लिए इंश्योर करे, किस को, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को। क्या आएगा अगला वर्ड, वो पहले वाला वर्ड तय करता है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो the president of India is constitutional head, is the constitutional head कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ऑफ द कंट्री है ना, देश का होता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, बट वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अब इसको 2-3 तरीके से लिखते हैं, बट द प्राइम मिनिस्टर हैज रियल पावर्स, ये लिख सकते हो, या लिख सकते हो रियल पावर्स
रियल पावर्स आर हेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर या रियल पावर्स लाई विद प्राइम मिनिस्टर, दो तीन तरीके से लिख सकते हो, जो आपको याद रहे वहां पे वो लिख देना। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, अब सीधा लिख सकते हो इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स लिख सकते हो, इंक्लूड्स लिख सकते हो, कंप्राइजेस लिख सकते हो, कंप्राइजेस शामिल करती है, या कंसिस्ट ऑफ लिख सकते हो, तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये चीज इंक्लूड करती है दो, टू हाउसेस, कौन कौन से, आगे डैश लगा के लिख दो, लोकसभा और राज्यसभा, यानी जो भी आपको वहां आए, नहीं आए तो ये लिख दो। हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला है न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना है। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य आपको लिखना है, तो मुख्य कार्य, द मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन किसका, मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी, मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी है, क्या है, इज, व्याख्या करना, इंफिनिटिव, टू इंटरप्रेट, इंटरप्रिटेशन होती है ना, इंटरप्रेट क्या, कॉन्स्टिट्यूट लॉ की ना, कार्य कानून की, द लॉज, एंड जस्टिस प्रोवाइड करना, प्रोवाइड जस्टिस, गिव जस्टिस, इंश्योर जस्टिस, ठीक है, डिलीवर जस्टिस, जो याद आए वो लिखना है, बट सही लिखना है। राज्यपाल राज्य का, और यहाँ पे भी करना है तो टू क्यों नहीं लिखा, कॉमन फैक्टर कर दिया। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लिखो भाई, कौन, राज्यपाल, तो द गवर्नर, जो यूनिक पोस्ट होती है उनके साथ आर्टिकल दी लगाया करो। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी ऊपर आया था ऐसा ही एक क्वेश्चन, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। गवर्नर कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसे, किसे, गवर्नर को, हु इज, विच या हु, क्योंकि पर्सन है, हु इज, और हु अपॉइंट्स या हु इज अपॉइंटेड, अरे ये नियुक्त करता है या होता है, होता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, पैसिव है, हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे क्लॉज की जगह फ्रेज बना दूं, तो हाँ, हु इज को हटा देना, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट लिख देना, क्योंकि क्लॉज से फ्रेज बनाने के लिए WH और हेल्पिंग वर्ब दोनों चली जाती है। अगला देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड निष्पक्ष यानी अनबायस्ड, भाई बायस्ड मतलब पक्ष लेते हुए, अनबायस्ड इलेक्शंस, ठीक है। आधारशिला, आर, आधारशिला के लिए क्या लिख, बैकबोन भी लिख सकते हो, कॉर्नर स्टोर भी, कॉर्नर स्टोन भी लिख सकते हो, तो जो वर्ड आपको वहां याद आ जाए वो लिख देना, बैकबोन, कॉर्नर स्टोन, इन सब का एक ही मतलब होता है, किसके, कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, एनी डेमोक्रेसी, किसी भी यानी एनी डेमोक्रेसी। क्लियर है, तो इसी के साथ ये वाला भी हो गया। अब है आपका पैराग्राफ राइटिंग, तो पैराग्राफ का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है क्लास के अंदर कि पैराग्राफ लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक है। फर्स्ट है जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बिगिनिंग फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें आप बताओगे कि जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैसे, पहले बताओ तो स्टेटस क्या है, क्या इंट्रोड्यूस कैसे करोगे कि जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है क्या, यानी अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो आपको बताना है, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, इजराइल पैलेस्टाइन हो गया, आपका जो है साउथ चाइना सी के अंदर जो है चाइना और बाकी दूसरे कंट्रीज का हो गया, तो ये जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को लीड कर सकती है, कैसे कर सकती है कि जो है ब्लॉक्स बन जाएंगे, कोई कोई देश किसी ग्रुप में, कोई देश किसी ग्रुप में, तो यही आपको कॉजेज, इम्पैक्ट्स, ये सारी चीजें आपको लिखनी है और वे फॉरवर्ड सजेस्ट करते हुए कंक्लूड करना है। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज नीड टू बी इन्फोर्स्ड, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की अब समय आ गया उनको इन्फोर्स करें, तो आपको बताना है अपना मत कि भाई जैसे फंडामेंटल
राइट्स जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो ड्यूटीज नहीं है, पूरा अच्छे से मेंशन करते हुए कि आर्टिकल 51A इसके लिए है, वो सब आपको बताते हुए इसको कंक्लूड करना और बताना है कि करना है तो किस एक्सटेंट तक करना है और नहीं करना तो कितना नहीं करना। राजस्थान अ लैंड हैविंग वास्ट पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, तो डेफिनेटली इस तरह का एक राजस्थान का पॉइंट आपको मिल सकता है कि भैया 325 दिन से ज्यादा जो है आपके यहाँ पे धूप वगैरह पड़ती है तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फिर राजस्थान इंडिया के अंदर कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस नंबर पे, प्लस पोटेंशियल कैसे कैसे है, सनी डेज हैं, प्लस हमारे पास वास्ट लैंड अवेलेबल है, तो ये सब चीजें और जितने भी अपने को पता है कि ये सोलर पार्क्स हैं वो सब मेंशन करते हुए लिखना है। अच्छा, किसी को आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है कि क्या लिखना है, द प्रॉब्लम इज दैट यू डो नॉट नो हाउ टू फ्रेम द वर्ड्स। तो पहले आपको जो हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, तो पहले सेंटेंस फ्रेम करना आएगा तो ये पार्ट तो डेफिनेटली बच्चा कर ही लेगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसके बाद में जो है आपको रिपोर्ट और लेटर में चॉइस दी गई थी, तो जो रिपोर्ट है, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन क्लीनलीनेस ड्राइव कंडक्टेड इन योर लोकेलिटी। ड्राइव का मतलब है एफर्ट, एफर्ट कि आपके एरिया के अंदर जो है साफ सफाई के एक एफर्ट स्टार्ट किए गए हैं, तो उसके लिए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। और रिपोर्ट कुछ नहीं होता है, इधर आप जो है प्लेस कॉमा डेट लिखेंगे, इधर रिपोर्टेड बाय लिखेंगे, इधर हेडिंग डाल के, और जो है आपको नीचे ऐसे लाइक लिखना है कि ऐसे ऐसे एक रिपोर्ट हमारी हुई है, जो आपको बोले वैसा का वैसा बस कर देना है, ऐसे लाइक। अगला है आपको एक लेटर लिखना था, एडिटर को लिखना है, किस चीज के लिए लिखना है, एक सेकेंड, expressing concern over the rising cases of cyber crime and suggesting measures to tackle the issue। आपको जो है, आप जयपुर के रेजिडेंट है, अगले ने बोल दिया तो अब रेजिडेंट ही बनना है। आपको एडिटर को न्यूज़पेपर लिखना है एक्सप्रेस करते हुए क्या, कंसर्न ओवर राइजिंग केसेस ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस कंसर्न को दिखाते हुए आपको जो है एक लिखना है इनको लेटर, और सजेस्ट करना है कि कैसे इस इशू को जो है हम लोग टेकल करें। तो साइबर क्राइम के लिए आप एक रेजिडेंट बन के बोल सकते हो कि इस तरह के केसेस आ रहे हैं फ्रॉड वगैरह के, तो वो केसेस एक्सप्लेन करते जाओगे। दूसरा, राइजिंग केसेस हैं, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, इसी चीज़ को हाईलाइट करोगे। दूसरा, मेजर्स सजेस्ट करोगे कि ऐसे कुछ अथॉरिटी वगैरह बनाई जानी चाहिए, इनके जो साइबर पुलिस स्टेशन हैं उनको इस्टेब्लिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, लोगों को अवेयर किया जाए। तो ये सब चीज़ें करके समअप करके 2-3 पैराग्राफ में आपको आपके लेटर को लिखना है। पहले इंट्रोड्यूस करना है, फिर मेन थीम लिखना है, फिर वेज सजेस्ट करके कंक्लूड कर दोगे। और जो फॉर्मेट है वो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और फुल टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें VIPM अकेडमी एप्लीकेशन पे या ऑफलाइन रिद्धि सिद्धि ऑफिस पे। थैंक यू।